नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य प्रीतम आपका स्वागत करता हूं हमारे आज की इस जर्नी में जो चलेगी हमारी 30 डे। इस जर्नी में हम जानेंगे कि इन 30 दिनों में हम किन व्यायामों के द्वारा और खान-पान में किन बदलावों के द्वारा हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस के द्वारा शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा इन 30 दिनों का शुगर। शुगर में हम जानेंगे कि शुगर के प्रकार कितने होते हैं, इनके लक्षण क्या है और इससे किस तरह से हम निजात पा सकते हैं। आइए पहले हम जानेंगे शुगर के प्रकारों को। आधुनिक उसमें हम देखें तो शुगर के 2 प्रकार माने जाते हैं, जो कि है टाइप 1 और टाइप 2। अगर आप आयुर्वेद की तरफ चले तो ये एक प्रमेय के रूप में देखा जाता है। प्रमेय का मतलब होता है एक उप बीमारी या उप विषय, इस टाइप से इसे हम कह सकते हैं। तो प्रमेय में देखें तो आयुर्वेद केवल 20 प्रकार के प्रमेयों को मानता है, जिसमें कि 4 प्रकार के वातजन्य होते हैं, 6 प्रकार के कफजन्य होते हैं और 10 प्रकार के आपके पित्तजन्य प्रमेय होते हैं। तो आइए हम चलते हैं मॉडर्न युग की तरफ। मॉडर्न युग में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप 1। टाइप 1 जो है आनुवंशिक देखा जाता है। आनुवंशिक से तात्पर्य है कि जेनेटिक, यानी कि यदि आपके दादा, परदादा, आपकी दादी, आपके मम्मी-पापा इत्यादि को अगर आपको शुगर की कोई समस्या रही तो हो सकता है कि आप में भी ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ी में भी इनकी संभावनाएँ बढ़ जाती है। यदि आप टाइप 1 से ग्रसित हैं तो इसमें कोई ज़्यादा खास इलाज नहीं है। इसमें आपके इंसुलिन के इंजेक्शन प्रॉपर लिए जाते हैं, तभी आपका होता है। अब जानेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन हमारे पेट के भीतर एक ग्रंथि है जो पैनक्रियाज़ है, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्राव होता है उसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसमें जो ग्लूकोज़ होता है उसको तोड़ के ऊर्जा के रूप में हमें प्रोवाइड कराना है। बट क्योंकि जब आपका पैनक्रियाज़ टाइप ए में होने के कारण काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये तोड़ने में असमर्थ रहता है और वो ग्लूकोज़ यानी शर्करा आपके वाहिनियों में बहता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और धीरे-धीरे आपको शुगर होने लगता है, शुगर लेवल हाई होने लगता है। यहाँ पैनक्रियाज़ की निष्क्रियता कम हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है क्रियता, तो इस वजह से आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेना कंपल्सरी हो जाता है। अब बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ। वैसे पहले मैं टाइप 2 से जाने से पहले आपको टाइप 1 का क्लियर कर दूँ। ये अफ़वाह है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कई वायरस भी ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको टाइप 1 होने की संभावना हो सकती है। अब बढ़ेंगे हम टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हम देखेंगे ये आनुवंशिक से बिल्कुल भिन्न है, मगर समानताएँ लगभग एक जैसी है। यानी लक्षणों की अगर मैं बात करूँ तो लक्षण सिमिलर मिलेंगे आपको। लक्षणों में देखेंगे अधिक मूत्र का आना, अधिक भूख का लगना और अधिक सोने की इच्छा, इस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। कुछ कारणों से वेट बढ़ना और घटना, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ देखेंगे आलस्य बहुत प्रगाढ़ पर होता है, साथ ही साथ और भी कई लक्षण देखने को मिलते हैं। टाइप 2 जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारी खुद की गलतियों के कारण होता है। खुद की गलती किस तरह से? अब हम जानेंगे। खुद की गलती नियमित प्रकार से ना सोने से, यानी कि टाइम टू टाइम ना सोने से, लेट सोने से, जल्दी ना उठने से, खान-पान में बदलाव के द्वारा, यानी अगर हम मादक पदार्थों का यानी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो भी हमें इसकी समस्या हो सकती है। हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्टार्च वाली चीज़ें, यानी जिसमें शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो लेते हैं तो भी हो सकती है। क्योंकि होता ही है, जब हम शर्करा खाते हैं यानी हम शुगर जब एब्ज़ॉर्ब करते हैं, हम जब कंज़्यूम करते हैं तो हमारी पैनक्रियास ग्रंथि को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। ज़्यादा कार्य करने की वजह से वो धीरे-धीरे अपना जो है गुणवत्ता, यानी जो प्रोडक्शन है वो खोने लगती है, जिस वजह से वो कम मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करती है, जिसकी वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल घूम रहा है, यानी शर्करा की मात्रा जो घूम रही है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए कई आयुर्वेदिक इलाज है, कई घरेलू इलाज है, कई आधुनिक इलाज है। बट यदि आप इसको कंट्रोल में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ना और घटना, यदि आपको एक बार शुगर हो गया है तो इसका घटना भी आपके लिए नुकसान कर सकता है और ज़्यादा बढ़ना भी नुकसान कर सकता है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए आज के मॉडर्न युग में एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छा माना गया। साथ ही साथ अपने खान-पान, लाइफ़स्टाइल को थोड़ा आप अगर चेंज करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूँ योग की, योग में काफ़ी सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जिसके द्वारा आप इससे काफ़ी हद तक खुद को क्योर कर सकते हैं।
हैं। जैसे कि देखा जाए तो ये हमारे मुख्य पेट की ग्रंथि जो है पैनक्रियाज, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो हमें ऐसे आसनों का सहारा लेना होता है, ऐसी क्रियाओं का सहारा लेना होता है जो उस पर इफेक्ट करे। जैसे कि हम देखेंगे आज के हमारे अभ्यास में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, हम करेंगे शशांकासन, साथ ही साथ हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ हम कर सकते हैं सर्पासन या कोबरा पोज, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। जो भी आसन आपके नेवल पॉइंट पे या पेट के अराउंड, जैसे मंडूकासन है, ये भी आपके पेट पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। और आपका मत्स्येंद्र आसन, और साथ ही साथ अर्ध मत्स्येंद्र, मेरु वक्र दंडासन, इस तरह के कुछ आसन हैं जो आपको इसमें काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रियाओं की अगर मैं बात करूं, इसमें आप कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जठराग्नि। जठराग्नि को काफ़ी अच्छे से ये सुचारू रूप देता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है यदि आपकी अग्नि चरम पे है, यानी आपकी अग्नि स्वस्थ है, तो आपका शरीर स्वस्थ है। तो पहले हमें कोशिश करनी है कि अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करें, देन हम अपने आप देखेंगे कि हमारी काफ़ी हद तक जो समस्या है वो पूरी तरह से क्योर हो जाएंगी। तो आइए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एक्सरसाइज को। मैट पर घूमेंगे अपने बाईं तरफ, बैठेंगे सीधा, पैरों को सामने फैलाएंगे, पंजों को अपनी तरफ इस तरह से खींचेंगे। ध्यान रखेंगे यदि आपके कमर में हंच बन रहा है तो स्पाइन को सीधा रखने के लिए अपने बटक के अंडर आप कुशन, ब्लॉक इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हाइट मिलेगी। हाइट मिलने की वजह से आपकी स्पाइन स्वतः स्ट्रेट हो जाएगी। या बटक्स को आप इस तरह से पुल आउट भी कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। पंजे आपके सीधे रहेंगे। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए, नजरें सामने और आगे की तरफ सीधा सामने चले जाएंगे। आप धीरे से दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों पर रखेंगे। यदि आप समर्थ नहीं हैं आपके पंजों पे रखने के लिए हाथों को, तो आप अपने हाथों को अपनी शिंग बोन, अपने घुटनों पर या साइड में मैट में इस तरह से रख सकते हैं। आपने प्रेशर क्रिएट करना है अपने थाई और अपने नेवल पॉइंट के बीच, ताकि आपके पेट पर प्रेशर पड़े और आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि जो है वो सुचारू रूप से काम कर सके। इस तरह से हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। कोशिश करेंगे आपका स्पाइन सीधा रहे। आपका स्पाइन जितना सीधा रहेगा उतना लोड आपके पैनक्रियाज ग्रंथि पे पड़ेगा। आप हंच कर लेंगे तो उतना कम लोड आपके पेट पर पड़ेगा। यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे अपने आप को दूसरे आसन के लिए, जिसका नाम है मंडूकासन। इसके लिए पहले अपने दाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, देन अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे एंड आएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में आपके पीछे के पैर के पंजों के अंगूठे आपस में मिले होने चाहिए। कोशिश करें कि यदि आप पूर्ण वज्रासन की स्थिति कर रहे हैं तो इसमें आपका दाएं पैर का अंगूठा बाएं के ऊपर रहेगा। हाँ, यदि आप भोजन की स्थिति में बैठे हैं, आप भोजन कर रहे हैं इस आसन में, तो अब आपका बाएं पैर का अंगूठा दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे दाएं पैर का अंगूठा बाएं के ऊपर रहेगा। अब अपने हथेलियों से एक मुष्टिका बनानी है, अपने अंगूठों को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। इस तरह से मुष्टिका बनाएंगे और आपके जो ये ऊपर का हिस्सा है हाथों का, इसको नेवल के ठीक अराउंड यानी बगल में रखना है। अपने नेवल के ऊपर प्रेशर नहीं करना है, नेवल के बगल में रखना है। एंड देन लंबा गहरा श्वास लेना है एंड मुंह से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लेट जाना है जितना हो सके। ध्यान रखेंगे इसका जो वेट है, यानी आप जब फ्रंट की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो वेट है आपके पेट के अंदर की तरफ रहे, ना कि आपके रिब्स पर पड़े। यानी कि आपका अंगूठा, आपका हाथ जो है रिब्स से वजन क्रिएट ना करके इस तरह से रखना है कि वो पेट के इस हिस्से पे इस तरह से प्रेशर क्रिएट करे कि आपको किसी तरह का आपके रिब्स पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना हो। उसके बाद आप सामने जाके रुक जाएंगे एंड स्टे करेंगे। इसको आप रेपिटेशन में काफ़ी बार कर सकते हैं जितना आप चाहें। यह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से हम आएंगे मत्स्येंद्र आसन की तरफ। अगेन आपने दोनों हाथों को रखेंगे बाईं तरफ, पैर को साइड में करेंगे, इस तरह से लाते हुए वापस आ जाएंगे अपने दंडासन की स्थिति में। यहाँ से पहले अपने दाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे और अपने बाएं नितंब के पास लाएंगे। देन यहाँ से अपने बाएं पैर को उठाकर या तो घुटने के पास लाएंगे यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन में आपने घुटने को क्रॉस करा के देन ट्विस्ट करना होता है इस तरह से और पकड़ने का प्रयास करना होता है। बट यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप आरंभिक अभ्यासी हैं,
तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इतना ट्विस्ट कर पाए और आपके पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे आप इसके रिजल्ट को महसूस करें, ना कि एकदम से करने के चक्कर में आप इंजरी करें। तो इसलिए पैरों को पहले अपने घुटने के अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे, देन दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पहले अपने बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे एंड देन अपने दाएं हाथ को घुटने पर रखते हुए पहले अपने पेट पे एक अच्छा सा ट्विस्ट देंगे एंड देन अपने हाथ से इस तरह से मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगा किस तरह से आपने पकड़ना है। इस तरह से पकड़ने का प्रयास करना है। यदि संभव नहीं है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं या इस तरह से नॉर्मली पकड़ सकते हैं। आपने इसमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि आप जब इस आसन को कर रहे हैं तो इस आसन में आपके पेट पे अच्छा सा ट्विस्ट पड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो पैनक्रियास ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि है ये सुचारू रूप से काम कर सके। यहाँ से हम अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे जो इसी के सिमिलर है, यानी इसी के समांतर है। यह है मेरुदंड वक्रासन, कुछ लोग इसे वक्रासन भी कहते हैं। इसके लिए आपको दंडासन की स्थिति में बैठना है, देन अपने पैर को इस तरह से फोल्ड करना है एंड पैर सेम, अगर आप कंफर्टेबल है तो पैर को क्रॉस कराएं अपने घुटने के, नहीं है तो घुटने के बगल में रखें। देन अगेन आपने सेम करना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है, ट्विस्ट करना है, अपने एक हाथ को पीछे रखना है सपोर्ट के लिए, दूसरे हाथ से पहले अपने घुटने को पकड़ेंगे, पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड देन पीछे की तरफ देखेंगे। इस तरह से आप इस आसन को कर सकते हैं। यह मैं आपको छोटे छोटे उसमें स्टेप्स में करके दिखा रहा हूँ, आप इसको स्लो मूवमेंट के साथ महसूस करते हुए करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से हम काफ़ी सारे ऐसे आसन हैं जो आगे भी कर सकते हैं, बट आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा क्योंकि हमारा ये सेशन अभी आपके साथ 30 दिन चलने वाला है और इस 30 दिनों में हम काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। अब इस सेशन का एंड करने से पहले मैं आपको एक प्राणायाम कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम जो आपके उदर को काफ़ी अच्छे से एक्टिव रखेगा, यानी आपके पेट को एक्टिव रखने का काम करेगा। आएंगे, बैठेंगे नॉर्मल स्थिति में यानी सुखासन में। सुखासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस तरह से रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, पहले अपने श्वास को नियंत्रित करेंगे, पहले अच्छे से कम 10 से 15 सेकंड रुक के अपने श्वास को नियंत्रित करें। नियंत्रित करने के बाद आपने हर श्वास और प्रश्वास के साथ फोर्सफुली श्वास लेना है और फोर्सफुली श्वास छोड़ना है, यानी कुछ इस तरह से ये क्रिया होगी। पेट को जितना हो सके अंदर की तरफ खींचना है, श्वास लेते हुए पेट को फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। ये प्रक्रिया आपकी फोर्सफुली चलनी है, जिससे आपके उदर को काफ़ी अच्छा से, मतलब आपके पेट की भीतरी अंगों की काफ़ी अच्छे से मालिश होती है, जिसकी वजह से आपकी पैनक्रियास ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि काफ़ी अच्छे से काम करने लगती है और इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी आपका जो ग्रंथि है वो सुचारू रूप से जब धीरे धीरे काम करने लगती है, उसके ढीलापन जो है अग्नाशय ग्रंथि का वो धीरे धीरे सशक्त होने लगता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करने लगेगी और जिसकी वजह से आपकी धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है यानी शुगर जो लेवल है वो डाउन होगा और प्रोग्रेस अच्छी होगी, यानी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ हमने ऑलमोस्ट हमारे आसन किए, हमने प्राणायाम किए और जाना किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं। लक्षणों की बात करूँ तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अधिक मूत्र आना, अधिक भूख लगना और ज़रूरत से ज़्यादा सोना, इस टाइप के लक्षण होते हैं इनके। और टाइप 1 और टाइप 2 में कुछ लक्षण सिमिलर है, जैसे कि पेशाब का आना, भूख लगना बहुत ज़्यादा, ये सिमिलर लक्षण हैं। टाइप 1 में हमने जाना ये आनुवंशिक थे, टाइप 2 में हमने जाना ये हमारे लाइफ डिसऑर्डर से रिलेटेड है, यानी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, जो एक बैलेंस रूटीन होना चाहिए उसको छोड़ के जो हम इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, उसका एक ये रिजल्ट है। और यहाँ हमने जाना कि किस तरह से हम प्राणायामों के द्वारा, किस तरह से एक्सरसाइजेस के द्वारा इससे निजात पा सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा और आगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैंने एक्सरसाइजेस कराई है, आगे जितने भी हम करने वाले हैं, उसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि आपका रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, पेट से रिलेटेड कोई इंजरी हुई हो या पेट में कोई दिक्कत हो, तो उस कंडीशन में इन एक्सरसाइजेस को अभी अवॉइड करें, पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इन एक्सरसाइजेस को करने में सक्षम हैं। और हमेशा से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी एक्सरसाइज को करते हैं किसी डिजीज़ बेस पे,
तो उस टाइम पहले आपको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए कि मैं ये करने में सक्षम हूँ कि नहीं। क्योंकि यदि आप रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास रेगुलर रूटीन चेकअप पे जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उन आसनों को करने में सक्षम है कि नहीं है। आपका डॉक्टर यदि आपको सजेस्ट करता है तो ही आप इस सीरीज़ को अपने तभी जाके आप इस सीरीज़ को आगे कर सकते हैं। अन्यथा मैं सजेस्ट करूँगा कि इस सीरीज़ में ज़्यादातर आसन आपके पेट को स्ट्रेच करने के लिए और निचोड़ने के लिए है, तो इनको अवॉइड ही करें। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, तभी आप करें। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो और आने वाली जर्नी में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि किस तरह से आप अपने शुगर से निजात को पा सकते हैं या इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों या आपके जो ज़रूरतमंद आपको लगते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं बट उन्हें पता नहीं मैं कहां से किस वीडियोस को देख के करूं, तो आप उन्हें आगे शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते।